हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ पंकज सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज पार्ट 2 का मतलब जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर के उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें दो लोगों के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर। दर्जी वाला टेलर नहीं, एफडब्ल्यू टेलर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जो उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट के लिए दिया था। तो इनके प्रिंसिपल्स पे जाने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई साहब कौन थे और क्यों इतना हमारे लिए लफड़ा देके गए हैं। हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ था, 1841 में, फ्रांस में, बॉर्न इन 1841। अब इन्होंने क्या कि इंजीनियरिंग किया कोल माइनिंग से 1860 ईस्वी में, 1860 में। उसके बाद इन्होंने वहीं पे एक कोल माइनिंग कंपनी में एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर लिया और 1888 में, 1888 में उनको उस कंपनी का जो है डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। अब जब भाई साहब को उस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया तो कंपनी की हालत बड़ी खस्ती थी, कंपनी के वांदे लगे हुए थे, कंपनी डूबने की कगार पे थी। तो भाई साहब को कमान थमा दी गई कि लो भैया डूब रही है टाइटैनिक को डुबो दो। लेकिन हेनरी फ्योल ने अपनी टेक्निक का यूज किया, मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस का यूज किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स लगाए और 30 साल बाद जब हेनरी फ्योल रिटायर हुए तब तक जो कंपनी डूबने वाली थी वो उस दौर की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में उभरी और एक अच्छी खासी मार्केट शेयर उसने कवर किया। तो ये जो वर्क उन्होंने 30 साल के दौरान किया, जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशंस किया उन्होंने, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि कैसे आप एक डूबती हुई कंपनी को उभार सकते हैं। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के तौर पे जानते हैं। अब हेनरी फ्योल को इसी प्रिंसिपल, जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स। और इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे? टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब भाई देखो, घबराना नहीं, मैं 14 प्रिंसिपल एकदम आराम से बताऊंगा और थोड़ी सी आज क्लास लंबी होगी क्योंकि 14 प्रिंसिपल है और आज हम 14 के 14 प्रिंसिपल खत्म करेंगे। इसमें आज मैं थोड़ी बुक भी यूज करूंगा क्योंकि मैंने प्रिंसिपल्स तो लिख दिए हैं, लेकिन मेजर इशू ये है कि हर प्रिंसिपल्स के कुछ फायदे हैं और इन प्रिंसिपल्स को ना फॉलो करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। मतलब अगर तुम प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो कुछ नुकसान है, तो उनको बताने के लिए मैं थोड़ी बुक की हेल्प लूंगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो। अब इनके जो 14 प्रिंसिपल है इनको आराम से हम स्लोली समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है इनका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का डिवीजन। अब हेनरी फ्योल ने इसमें क्या कहा? हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत बड़ी संस्था होती है और उसमें हजारों लोग काम कर रहे होते हैं और हजारों किस्म के काम होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप का काम बेहतर हो, इफेक्टिवनेस हो और एफिशिएंसी हो, तो सबसे पहले क्या करो आप कि काम को डिवाइड करो। मतलब जो ओवरऑल टास्क है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करना है कि आपको उन लोगों को ये काम सौंपना है जो उस काम की नॉलेज रखते, ठीक है। जैसे अगर घर बनाना हो तो हमें क्लियर है कि भाई ईंटा जोड़ना है, प्लास्टर करना है, वायरिंग करवानी है घर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करवानी। तो क्या जो ईंटा जोड़ता है क्या वही प्लास्टर करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग करता है? ऑब्वियसली नॉट। मिस्त्री अलग काम करता है, प्लास्टर करने वाले अलग होते हैं और इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए अलग व्यक्ति होता है। तो उसी तरह हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया जो टोटल काम है ऑर्गेनाइजेशन का उसका क्या करो कि छोटे छोटे पार्ट कर दो और पार्ट करने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट जो है उन लोगों को दो जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। अब इससे क्या होगा कि जो जिस लायक है उसको अगर वही काम मिलेगा तो वो काम क्या करेगा? बढ़िया करेगा। अब ऐसा इकोनॉमिक्स टीचर, ऐसा बिजनेस टीचर अगर मुझे बिजनेस पढ़ाने के लिए दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि मैं बिजनेस अच्छा पढ़ाऊंगा। सपोज करो मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, क्या होगा? बच्चे ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क में था। हेनरी फ्योल ने कहा कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें आपको कंपनी के टोटल टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और ये पार्ट उनको अलॉट करना है जो उसको करने के लिए कैपेबल है। क्लियर है डिवीजन ऑफ वर्क? अब देखो
इस डिवीजन ऑफ वर्क को अगर आप फॉलो करते हो तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या मिलेंगे, आपको क्या फायदे होंगे। पहला है इंप्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। एफिशिएंसी लेवल मतलब वेस्टेज कम होगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ाता चला जाऊंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आई हैव नॉलेज, मुझे उसकी जानकारी है। लेकिन अगर मुझे अभी हिंदी पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, क्या होगा, 40 मिनट के पीरियड में हो सकता है कि मैं 25 मिनट खुद पढ़ने में लगा दूं और 15 मिनट पढ़ाऊं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, अगर आप सही व्यक्ति को सही काम देंगे तो एफिशिएंसी आएगी। दूसरा है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। भैया समय भी आप बचाइएगा और आपका जो संसाधन है वो भी बच जाएगा। तो बेसिकली ये दो फायदे हैं डिवीजन ऑफ वर्क के। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मतलब अगर तुम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करते हो, तुम कहते हो ना ये तो हम नहीं करेंगे, तो क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। अब सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे किसी आदमी को काम दे देते हो जिसको वो काम नहीं आता, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सीखना शुरू करेगा। अब सीखेगा तो सीधी सी बात है परफेक्शन आएगा नहीं, रिसोर्स का वो वेस्टेज करेगा, मतलब आपके रिसोर्सेज का यहाँ पे वेस्टेज होगा। तो कोई फायदा है कंपनी को भाई, नहीं फायदा है। ठीक, ये पहला नुकसान। दूसरा फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉइज। अब भैया बिजनेस के टीचर को आपने दे दिया हिंदी पढ़ाने के लिए, मजबूरी है, नौकरी करनी है, करूंगा लेकिन मने मन घर आऊंगा। तो डिससैटिस्फैक्शन और क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एम्प्लॉइज घबराने लगते हैं। अब देखिए भाई वर्क करना है तो आपने मुझे काम दे दिया, आई विल ट्राई टू डू, लेकिन जो काम मुझे नहीं आता है, जो मुझे सीखना है, तो उससे मुझे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। ऑब्वियसली ये बात है। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। किसी काम को करने के लिए जो पावर आपके पास होती है उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। जैसे डंडा मारने की अथॉरिटी पुलिस वालों के पास है, वो डंडा मारेंगे, आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं डंडा मार दूंगा, बवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पावर है उनके पास। दूसरी बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में हेनरी फोल ने कहा, हेनरी फोल ने कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी को कोई काम देते हो, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उस काम को करने के लिए पावर भी दोगे, ऑब्वियसली है। तो यहां पे हेनरी फोल ने कहा कि भैया ध्यान ई दीजिएगा कि जितना काम है उतना ही पावर दीजिएगा। ठीक है, जैसे शक्तिमान को किल्विस से लड़ना था तो उतनी ही पावर थी। ऐसा नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा पावर या कम पावर थी। अगर किल्विस ज्यादा पावरफुल होता तो शक्तिमान लड़ नहीं पाता, और ज्यादा पावर हो जाता तो भी दिक्कत हो जाती, शक्तिमान में मजा नहीं आता। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। मतलब जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उतना ही पावर भी होना चाहिए काम को करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो गड़बड़ हो जाएगा। और कैसा गड़बड़, मान लो किसी को कोई जिम्मेदारी आप दी है, उसको पावर नहीं दी है, वो काम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। और अगर किसी को काम थोड़ा सा दिया और पावर ज्यादा दे दिए तो क्या होगा, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, गलत उपयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हेनरी फ्यूल ने कहा कि आप चाहते हैं काम सही ढंग से हो तो आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया दोनों क्या दो, बराबर दो, मैचिंग दो, एक जैसा दो कि जितना काम है उतना पावर है। ठीक है, अब अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स है इसके, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब भाई जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही पावर है, तो आप पावर का गलत उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा है हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। अब पावर है तो आप समय से काम कर लेंगे, पावर नहीं होता तो भाई डिले हो जाता। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आप अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करते, मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला है डिले इन वर्क और इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अब पावर ही नहीं है बेचारे के पास तो काम समय से कैसे करेगा। दूसरा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। अब कहीं ज्यादा पावर दे दिए तो अपनी पावर का गलत उपयोग करेगा। तीसरा ओवरबर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर किसी को पावर कम दी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दी हो, तो बेचारा दब जाएगा। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हम भी स्कूल में बहुत सुनते हैं, लेकिन खैर अलग विषय है कि डिसिप्लिन होता क्या है, आज तक क्लियर नहीं हुआ बच्चों को। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। हर संस्था के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि काम को कैसे करना है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया हमारी संस्था है, उस संस्था में रूल, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, और हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे। क्योंकि अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट और रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हो पाएगा। जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे तो एक सिस्टम से काम होगा, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कंपनी का। अब अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे। पहला है सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में जो भी काम होगा एक सिस्टम से होगा। ठीक है, एक सिस्टम बन जाएगा कि हाँ भैया ये रूल है, ये रेगुलेशन है, मतलब ये इनसे पूछेंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनको ऑर्डर देंगे, एक सिस्टम से काम होगा। दूसरा क्या है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अच्छी होगी, वेस्टेज कम होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, बिना डिसिप्लिन के ही आप अपनी संस्था को चला रहे हो, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। भाई डिसऑर्डर होगा, सिस्टम कुछ होगा नहीं, और कंफ्यूजन होगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, रूल रेगुलेशंस नहीं है कि कैसे वर्क करना है, तो रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्टेज होगा। तीसरा है डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। काम में भी देरी होगी। तो ये सारी समस्याएं तब आएंगी जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे। चौथा क्या है भाई, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया एक संस्था है, उस संस्था में जो ऑर्डर देने का काम होता है, मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जो कमांड पास होता है, वो कुछ यूं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस दे। मतलब मेरे ऊपर कोई अगर है वर्क कर रहा, तो मुझे एक ही व्यक्ति ऑर्डर दे। क्यों? इससे क्या होगा कि वो जो ऑर्डर देगा मैं उस ऑर्डर को फॉलो कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कई लोग ऑर्डर देंगे तो मैं कंफ्यूजन में आ जाऊंगा कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं और किसका ऑर्डर ना फॉलो करूं। एक ही टाइम में अगर 5 लोग कह दे कि भैया तुम मुझे पानी लाके दे दो, मुझे चाय लाके दे दो, तुम मुझे बिस्कुट खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि मैं किसकी सुनूं पहले। लेकिन एक ही आदमी कहेगा भाई थोड़ा पानी पिला दो, तो पानी लाके हम पिला देंगे उसको। लेकिन कई लोग एक साथ काम दे देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, मैं किसी का काम करूंगा, हो सकता है किसी का ना करूं, या हो सकता है करबे ना करूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही आदमी ऑर्डर दे। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के। नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब जिसको ऑर्डर मिल रहा है उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक ही आदमी ने ऑर्डर दिया और उसने काम बताया है, तो मैं वो काम चुपचाप कर दूंगा। नो ईगो क्लैश। देखो ये सबसे बड़ा भयंकर वाला सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब समझो कि अगर एक सबऑर्डिनेट को 2 लोगों ने ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा। अब वो 2 जो लोग सीनियर है वो सोचेंगे मेरा काम हो, मेरा काम हो। क्यों? क्योंकि मैं भी बॉस हूं, वो भी बॉस है, तो मेरा काम होना चाहिए। ईगो का क्लैश हो जाएगा, अरे हम कैसे कम, मेरा काहे न क्या भैया, अब मेरा करो, तो ईगो क्लैश होने लगेगा। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो अरे वरे वाला सिस्टम नहीं होगा, कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। तीसरा, इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। वर्किंग में इफेक्टिवनेस आएगा, क्योंकि देखो भाई एक ने ऑर्डर दिया है तो उसका ऑर्डर हम समय से पूरा कर देंगे। लेकिन कई लोग ऑर्डर दे देंगे तो हम तो पहले आधा समय कंफ्यूजन में बिता देंगे कि अरे किसका करे और किसका ना करे।
अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भैया? अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते, मतलब अपनी संस्था में एक आदमी को ऑर्डर देने के लिए 5 मैनेजर रख देते हैं, जैसा अक्सर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि बॉस तो वैसे एक्चुअल में एक ही होता है, लेकिन ऑर्डर देने वाले कई बॉस हो जाते हैं। तो क्या होगा? पहला होगा कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। दूसरा, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज। और सबऑर्डिनेट को एक चांस मिल जाएगा, जैसे मान लो 4 लोग ऑर्डर दे दिए, वो एक का काम किया, 3 का नहीं किया। अब बाकी 3 पूछेंगे तो कहते कि फलाने सर का कर रहा था ना, अब उनका कर रहे थे तो आपका कैसे करे? तो उसके पास एक एक्सक्यूज का मौका मिल जाएगा और वो धीरे से सड़क नारायण हो जाएगा। तीसरा है ईगो क्लैश अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स। अलग अलग सुपीरियर्स में ईगो क्लैश हो जाएगा, हम तो उससे कम नहीं, तू हमसे कैसे ज्यादा। चौथा, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ईगो क्लैश हो रहा है, काबे कैसे पे हो रहा है, तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? ठीक है। अब अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि सारे एम्प्लॉय चल दे, हम देश के निवासी सभी जन एक हैं करके रोड पे निकलने, ऐसा नहीं है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन गोल, एक गोल की प्राप्ति के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, सभी लोग एक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करें। जैसे अगर सेल्स मैक्स, मुझे अगर कंपनी को प्रॉफिट गोल है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केटिंग वाले का काम है कि बेहतर मार्केटिंग हो। सेल्स वाला अगर ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा तब, प्रोडक्शन वाला जब ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा तभी सेल्स बढ़ेगा। मतलब हर एक डिपार्टमेंट जब अपने लेवल पे बेस्ट करेगा, और वो बेस्ट ये सोच के करेगा कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तब जाके जो है गोल अचीव होता है। तो हेनरी फ्यूल ने कहा कि भैया मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो सभी डिपार्टमेंट्स को ऐसे कोऑपरेट करवाए, ऐसे कोऑर्डिनेट करवाए कि उनके बीच यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्रिएट हो जाए। मतलब कि सभी एक गोल, एक एम के साथ काम करें, तभी कंपनी का गोल अचीव हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब जो जिस लेवल पे वर्क कर रहा है, वो उसी लेवल पे कंपनी के गोल में उसका क्या योगदान हो सकता है, उस योगदान में अपना सहयोग दे। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? पहला, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसा मैंने कहा कि अगर सभी संस्थाएं, सभी डिपार्टमेंट जो है मिलके एक ही गोल के लिए वर्क करें, जो भी उनके लेवल पे पॉसिबल है। जैसे ऐसे टीचर, अगर मैं बिजनेस में पूरा मन से सोचूं कि नहीं बच्चों को टॉप करवा के मानना है, मैं भी अपनी जिम्मेदारी बिजनेस में निभाऊं, इकोनॉमिक्स वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बिजनेस वाले सॉरी अकाउंटेंसी वाले अपनी निभाएं, हिंदी वाले अपनी निभाएं, इंग्लिश वाले अपनी निभाएं। तो जब सभी अपने लेवल पे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कॉमर्स का कोई ना कोई बच्चा टॉप कर जाएगा। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा। दूसरा, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो सभी के सभी एम्प्लॉयज एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब भैया अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब हम कुछ और करेंगे, आप कुछ और करेंगे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। किसी का कोई और गोल निकल जाएगा, किसी का कोई और गोल निकल जाएगा। मतलब एक कॉमन गोल की तरफ लोग अट्रैक्ट ना होके अपने अपने लेवल पे अपना अपना गोल क्रिएट करके बैठ जाएंगे। जैसे एक टीम होती है, क्रिकेट मैच हो रहा होता है, तो टीम में खेलने वाला हर मेंबर टीम को जिताने की बात करता है। ये नहीं कि बॉलर कहता है कि आज तो हम खाली 10 विकेट लेंगे, भले फील्डिंग में चौका छक्का जाए, हम कैच छोड़ देंगे, हमको बोल्ड मारना है। और बैट्समैन बोले छोड़ा, फील्डिंग हमारा थोड़ी काम है, हमको सेंचुरी मारना है। ठीक, विकेट कीपर के हमको विकेट कीपिंग से मतलब है, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। तो जब सब लोग अपना अपना गोल लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? टीम मैच हार जाएगी। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर सब मिल के करें तो क्या होगा? मैच टीम जीत जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या भैया? वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब
अलग अलग काम करिएगा तो रिसोर्स तो वेस्टेज होगा ही। आप गोल कुछ और है, जाना बनारस है, गाड़ी में पेट्रोल डला के जा रहे हैं सादियाबाद, तो भैया तिलवा तो जरेगा ही जरेगा ना, तो रिसोर्स आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, अब सभी लोग बनारस जाते हैं तो उसी तेल में सब बनारस पहुंच जाते हैं, कोई बनारस निकल रहा है, कोई जौनपुर निकल रहा है, कोई गाजीपुर निकल रहा है, तो रिसोर्स तो सब में लग रहे हैं, लेकिन गोल क्या हो रहा है, नहीं अचीव हो रहा है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। तीसरा क्या है, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑब्वियसली बात है कि सभी लोग सभी अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे, गोल अचीव करना एकदम मतलब दिक्कत हो जाएगी भाई। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये भी बहुत खतरनाक पॉइंट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है भैया, एक संस्था में हजारों लोग काम करते हैं, हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी का अपना पर्सनल गोल होता है, हर किसी की अपनी पर्सनल स्टोरी होती है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। जब वो संस्था में आते हैं तो उनका गोल भी अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे ही काम करना पड़े, उनका गोल है। कोई सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी उठा सके, उनका गोल है। कोई सोचता है कि मैं बहुत प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर पाऊं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन संस्था का तो एक कॉमन गोल होता है, मतलब भाई हमें ये टारगेट है, इसको अचीव करना है। तो मैनेजर का काम ये होता है कि वो ये देखे कि जो इंडिविजुअल कंपनी में काम कर रहे हैं उनके जो अपने पर्सनल गोल, उनका जो व्यक्तिगत गोल है, अगर वो कहीं से भी संस्था के गोल के विपरीत है, मतलब संस्था के गोल को प्रभावित कर रहा है, तो तुरंत उन व्यक्तियों को समझाए, उनके पर्सनल गोल को साइड करवाए कि भैया पर्सनल गोल साइड में रखिए, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम कीजिए। अगर आपका पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल से मैच करता है, बहुत सही, एकदम लगे रहिए। लेकिन आप पर्सनल गोल के चक्कर में संस्था की लगाए पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं। मैनेजर का ये काम है कि वो उस व्यक्ति को समझाए, जरूरत पड़ने पे उसको सप्रेस करे, उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस करे कि ना बेटा, संस्था में हो, संस्था के लिए काम करो, अपने व्यक्तिगत के लिए ना काम करो। जो संस्था के लिए सही है वो गोल आपका भी होना चाहिए। मुझे आपके पर्सनल गोल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्था के अंदर संस्था के लिए कार्य करना है, आपको संस्था के गोल को फोकस करना है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हेनरी फ्योल ने साफ साफ कहा कि मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो इंडिविजुअल का जो गोल है, अगर वो संस्था के प्रति, संस्था से मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संस्था के लिए गड़बड़ है, संस्था के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, संस्था के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो मैनेजर ये सुनिश्चित करे कि कैसे उस गोल को संस्था के फेवर में लाया जा सकता है। अब भैया इसको फॉलो अगर आप करेंगे तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है वो जान ले। पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब भाई सीधी सी बात है, मेरा गोल और संस्था का गोल कॉमन होगा, एक ही होगा, तो मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली संस्था का भी गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। और दूसरा फायदा क्या है कि मेरा गोल और संस्था का गोल दोनों भाई भाई हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, तो कोई विवाद नहीं होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भैया, अगर मैं इसको फॉलो ना करूं, संस्था मैनेजर इसको फॉलो ना करवाए, इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करे, तो क्या दिक्कत होगी। पहला दिक्कत है कि नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल कहां से अचीव होगा, किसी का कुछ गोल है, किसी का कोई गोल है, सब अपने अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं, तो मेन गोल कहां से अचीव होगा। दूसरा, इवन एम्प्लॉयज विल आल्सो सफर इन लॉन्ग रन। और फिर एम्प्लॉयज को लॉन्ग रन में दिक्कत होगी। जैसे अगर आप संस्था के लिए वर्क करते हैं तो आप खुद को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप चीजें सीख रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब सिर्फ पर्सनल गोल के लिए जाते हैं तो आप अपने लिए पर्सनली वर्क कर रहे होते हैं, तब इसका नुकसान आपको लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। सातवां है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। भैया ये तो बहुत जरूरी है, इसी के लिए तो जी रहे हैं। रेम्युनरेशन का मतलब होता है भैया तनख्वाह, मजदूरी। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन ई का है। हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया एक संस्था में हजारों लोग काम कर रहे होते हैं और कोई खैनी के लिए नहीं काम करता है, सभी लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं। और
तनख्वाह मिलेगी तभी काम करेंगे। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में हेनरी फोल ने कहा कि एक संस्था को ये ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस लेवल पे भी काम कर रहा हो उसकी तनख्वाह जो हो उसके लेवल के हिसाब से हो, मतलब जिस लेवल पे भी है वो उसके लेवल के ही हिसाब से उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। सैलरी जिस तरह का उसका वर्क हो, मतलब उसके वर्क के कंपटीटिव सैलरी, ना तो ज्यादा ना तो कम, जो उस काम के लायक सैलरी हो वो सैलरी उसको मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब सैलरी मिलेगी, सही काम की सही तनख्वाह मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति मोटिवेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा और अपना काम मन से करेगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में सीधा बस नॉर्मल सेंस ये है कि जिसका जो काम है उस काम के हिसाब से उसको सैलरी होनी चाहिए। अब अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पहला, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड। अब एम्प्लॉय क्या होगा? मोटिवेट हो जाएगा। भाई मोटिवेट होना ऑब्वियस सी बात है कि जितना मैं काम कर रहा हूं उतनी तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, तो मुझे खुशी रहेगी, मैं हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। दूसरा है डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव्स। अब भाई देखो, संस्था अगर मुझे मेरे काम की सैलरी देती है, अच्छी सैलरी देती है, तो मैं संस्था के प्रति एक लगाव जागृत करूंगा, संस्था से मेरा एक अटैचमेंट होगा। नहीं, संस्था मेरे बारे में सोचती है तो मुझे भी संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? भैया अगर सैलरी अच्छी नहीं दोगे तो क्या होगा? अगर मैं होता तो सबसे पहला काम तो ये करता कि मैं मन से काम नहीं करता। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन को फॉलो ना करने का पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। वही जो मैंने अभी कहा कि एक काम जिसको एक एम्प्लॉय आराम से कर सकता था मोटिवेट होके, वही काम डिमोटिवेट होने की वजह से दो लोग मिलके करेंगे। समझिए बात को कि अगर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं मोटिवेटेड हूं, तो मैं एकदम मन लगा के वो काम अकेले कर सकता हूं। लेकिन मैं अगर अपने काम से सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा? काम को आधे मन से करूंगा, अधूरे मन से करूंगा और पूरे मन तो पूरा नहीं करूंगा। तो उसी काम को करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? किसी और एम्प्लॉय को भी साथ में लगाना होगा। तो जो काम एक आदमी कर सकता था उसी काम को करने का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि अगर एक ही आदमी करता तो एक का खर्चा आता, अब दो आदमी उसी काम को करेंगे तो क्या होगा? दो का खर्चा हो गया। तो टर्नओवर क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या? डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। असंतुष्टि रहेगी, मन में खेद भाव रहेगा, पीड़ा रहेगी कि सैलरी भैया बड़ी कम है।